You, yeah, and that is the recording has started. Once again वे फॉरवर्ड बता रहा हूँ, आज हम फिनिश कर रहे हैं अपना सिलेबस, आखिरी टॉपिक रह गया और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला कुछ डिस्कशंस करेंगे कि सेक्शन ए में कॉमन क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना होता है जो रिपीट हैं। अम, इसी तरह हम देखेंगे ग्राफ्स को इंटरप्रेट कैसे करना है। एक सेक्शन ए के हवाले से कुछ बात करूंगा मैं, और टाइम बचा तो हम सेक्शन की बात भी थोड़ी सी कर लेंगे। कल हमारी छुट्टी होगी बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑड नाइट। ठीक है, मैं दो छुट्टियां करना चाह रहा हूँ, 21st को और 27th को। सो रेस्ट ऑफ द डेज क्लासेस विल बी ऑन। ठीक है इंशाल्लाह। तो आप लोग आइए, अब मैंने पेपर करवाने हैं। 2 दिनों में एक P2 होता है और हमारे पास इतनी क्लासें हैं कि हम 10 P2s कर लें तो 23 पूरा हो जाएगा, 22 पूरा हो जाएगा और कुछ एक दो पेपर्स 21 के भी हो जाएंगे। तो इस तरह से तकरीबन 1.5-2 साल, 2 साल मैंने करवा दिए, 3 एक साल के, 2 साल के भी कम से कम आप कर लें तो यू वुड बी इंशाल्लाह इन अ वेरी सेफ पोजीशन टू गेट एन ए इन AS इकोनॉमिक्स दिस ईयर इंशाल्लाह। चलिए लेट्स मूव ऑन नाउ। जहाँ पे हमने अपना छोड़ा था सिलेबस को वहीं से पिक कर रहे हैं और बिल्कुल लास्ट यूनिट है, उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उसको जल्दी से हम देख रहे हैं। राइट जी, तो यस, अनएम्प्लॉयमेंट हम कर चुके थे और ये कर रहे थे इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया एडेड है पूरा चैप्टर, और इसी तरह यूनिट 1 नया एडेड है, तो उनको आपने बहुत अच्छा करना है। अक्सर ही मैं देख रहा हूँ कि 23 के पेपर्स इन्हीं में से आ रहे हैं, जो नए टॉपिक्स हैं, पुराना एक क्वेश्चन और एक नए टॉपिक्स में से क्वेश्चन। सो इसको ज़रा अच्छी तरह कीजिएगा। सो ये हमने सब कुछ कर लिया था। इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टार्ट करते हैं जी। सो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? दिस इज व्हेन रियल GDP ऑफ अ कंट्री राइजेस ओवर टाइम। अगर एक कंट्री का चाहत अली ना, अच्छा कोई और बच्चा है, राइट जी, जरा जल्दी आ जाया करो मेरे बेटे। अच्छा जी, इकोनॉमिक ग्रोथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज व्हेन रियल GDP राइजेस ओवर टाइम। इट कैन बी एक्चुअल और पोटेंशियल ग्रोथ। दो टाइप की इकोनॉमिक ग्रोथ है जो आप PPC वाले चैप्टर में भी ग्राफ्स के थ्रू पढ़ चुके हो। बेटे चाहत अली कौन है? आई डोंट encourage such names and joining classes with odd names. ज़यान छोड़ दो बेटे, अब आप रोज मुझसे वादा करते हो, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट अलाउ यू इन। मेक श्योर आप सही नाम से आए। ऑल राइट जी, सो इकोनॉमिक ग्रोथ हम पढ़ रहे हैं। दिस इज व्हेन रियल GDP राइजेस ओवर टाइम। इट कैन बी एक्चुअल और पोटेंशियल ग्रोथ। ये हम PPC में पढ़ चुके थे, अब आगे डिटेल में देख लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपको कैलकुलेट करनी आती है तो आपको दो रियल GDPs देगा। एक कोई लेट्स से 2018 का उसने दे दिया, एक 2017 का, और उसने पूछा कि कितनी ग्रोथ आई है बिटवीन 17 एंड 18, तो आप 18 को रियल GDP 2 मानेंगे, 17 के GDP को रियल GDP 1 मानेंगे आप, और उसके बाद रियल GDP 2 माइनस रियल GDP 1 डिवाइडेड बाय रियल GDP 1 इंटू 100 करेंगे। मसलन एक यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने दिखाई, रियल GDP करंट ईयर है और रियल GDP 1 प्रीवियस ईयर। तो 2020 में हमारा GDP बढ़ के $103 बिलियन पे है, 19 में ये 100 बिलियन पे था। कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई? 103 माइनस 100, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय रियल GDP 1 प्रीवियस ईयर का, यानी कि 100, 3 ओवर 100 इंटू 100, 3% इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल प्राइस, सॉरी, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे हम PED में करते हैं, जैसे हम इन्फ्लेशन में करते हैं, CPI 2 माइनस CPI 1। तो इकोनॉमिक्स की अक्सर फॉर्मूलाज परसेंटेज चेंज है। तो समझ आ गया मेरे बच्चों? इसमें कैलकुलेशन में कोई इशू? ओके, आई गेस नॉट। लेट्स मूव ऑन टू अब एक्चुअल एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छी तरह समझते हैं। लेट्स मेक अ क्वेश्चन हियर। वो आपको 8 मार्क का क्वेश्चन करता है और कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन actual economic growth and potential economic growth, and do they both affect a country's PPC in the same way? क्वेश्चन समझ आ गया? वो सिंपली आपसे पूछ रहा है कि एक्चुअल और पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ का फर्क बताएं मुझे, और या कह सकता है कि डू दे बोथ अकर ड्यू टू सेम रीजंस या डिफरेंट रीजंस, या कह सकता है हाउ डू दे अफेक्ट अ कंट्रीज PPC सेम और डिफरेंटली। तो वो इवैल्यूएशन के 2 मार्क्स आ जाएंगे।
तो सबसे पहले हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन करना है। व्हेन रियल जीडीपी राइजेस फॉर अ कंट्री ओवर अ ईयर, ठीक है, या ओवर टाइम, इट कैन बी एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ। फॉर्मूला दे दो ताकि दूसरा तीसरा मार्क नॉलेज का आ जाए। फिर जी एक्चुअल ग्रोथ बताएं। It is when real GDP rises over time due to use of previously unemployed resources. जो लेबर लैंड कैपिटल हम यूज नहीं कर रहे थे उसको यूज करना शुरू कर दो तो एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ आना शुरू होती है। इट इज लिंक्ड विद द मूवमेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी। It is also linked with the increase in aggregate demand. It occurs in short run. ये short run phenomena है। अब y सॉरी लेफ्ट साइड पे देखो पीपीसी का ग्राफ बना हुआ है, गुड y गुड x मैंने लेबल कर दिया। पोटेंशियल ग्रोथ नीचे आएगी, सॉरी एक्चुअल ग्रोथ है ये। एक्चुअल ग्रोथ दिखाने के लिए u से b पे मूवमेंट की या b से a पे, हम पॉइंट इनसाइड पीपीसी से पॉइंट ऑन द पीपीसी आ रहे हैं। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर। सबको अभी जो जो मौजूद थे क्लास में एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ की, आई एम श्योर आगे चलिए। इसकी रीजन क्या है, क्यों आती है? जब एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होता है। लेबल्स ध्यान से, मैक्रो इकोनॉमी का है और उसके अंदर हम करते हैं प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी। गलत लेबल किया तो कोई मार्क नहीं मिलेगा इसका। एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ती है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? गवर्नमेंट ऐसा क्या करती है जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है? वेरी गुड, शाबाश। हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ गवर्नमेंट ऐसी कौन सी पॉलिसीज यूज करती है? ब्रॉड नेम उसके सुनना चाह रहा हूँ। फिस्कल एंड मॉनेटरी कौन सी वाली? एक्सपेंशनरी? एक्सपेंशनरी तो इनको रिफ्लेशनरी भी बोलते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन कॉज करते हैं। और उसके थ्रू इकोनॉमी अपने पीपीसी के पास आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट को हम कम कर देते हैं या फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाते हैं। ये था जी एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आ गई जी पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज व्हेन इकोनॉमी इज पीपीसी, प्रोडक्टिव पोटेंशियल इंक्रीजेस, ठीक है। लेट्स बच्चे आए जा रहे हैं, मैं इनको जरा एंटर कर लूं। राइट जी, सो दूसरा है पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज व्हेन इकोनॉमीज प्रोडक्टिव पोटेंशियल इंक्रीजेस, जितना वो चीजें बना सकते हैं उसका पोटेंशियली बढ़ रहा है। दे कैन मेक मोर नाउ, रिसोर्सेज की क्वांटिटी या क्वालिटी बढ़ रही है। दिस इज लिंक टू आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी एंड इसकी वजह क्या है? आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। This occurs in long run due to increase या improvement in quantity and or quality of resources। सारे पीपीसी के बाहर शिफ्टिंग वाले फैक्टर्स, गवर्नमेंट की एक्सपेंशनरी सप्लाई साइड पॉलिसीज, लेबर को एजुकेटेड ट्रेन कर देना, नए रिसोर्सेज डिस्कवर कर लेना, ऑयल गैस वगैरह, टेक्नोलॉजी को एडवांस कर लेना, फ्री ट्रेड पे चले जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इससे ये होगा। अब देखिए मैंने दोनों ग्रोथ्स इकट्ठी शो की हैं, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। जो पॉइंट यू से बी पे मूव हो रहा है ये कौन सी ग्रोथ है, एक्चुअल या पोटेंशियल? पीपीसी वाले ग्राफ में एक्चुअल। और जो पूरा पीपीसी ए बी से सी डी पे जा रहा है ये है पोटेंशियल ग्रोथ। जी, अब राइट साइड वाले ग्राफ पे आए। जो एग्रीगेट डिमांड कर्व एडी 0 से एडी 1 पे शिफ्ट हुआ ये कौन सी ग्रोथ है? एक्चुअल। और जो पूरा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है ये कौन सी है? पोटेंशियल ग्रोथ, शाबाश। यही नीचे एक्सप्लेन हुआ है। above graph shows potential growth through shift of PPC and long run aggregate supply curves, and actual growth through shifts of aggregate demand curve and movement from a point inside PPC towards PPC, point U to P। ये हो गया जी हमारा आंसर। अब मैंने जो क्वेश्चन दो क्रिएट किए थे अभी जुबानी, उसमें मैंने पूछा था कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ एंड डू दे अकर ड्यू टू सेम रीजंस और डिफरेंट रीजंस। तो आप रीजंस अब बताओगे। एक्चुअल ग्रोथ हैपेंस ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, व्हिच इज, ये रीजंस आ गई, कॉजेज ऑफ शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में, डायरेक्ट टैक्सेस को, एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा देती है। आपको सारा बाकी लिंक पता है कैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और कैसे उससे एक्चुअल ग्रोथ आती है। मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट increases money supply, मिस हो गया मेरे ख्याल यहाँ पे मुझसे, यस, increases money supply and or reduces interest rates and or exchange rate devaluation। इनमें से कुछ भी आप बता दो।
इसके रिजल्ट में एक्चुअल ग्रोथ आएगी एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से। और रीजंस फॉर पोटेंशियल ग्रोथ मैंने नीचे लिख तो दी हैं, लेकिन वही हैं फैक्टर्स दैट शिफ्ट पीपीसी आउटवर्ड, गवर्नमेंट की सप्लाई साइड पॉलिसीज, ये देखो एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू ऑयल एंड गैस एक्सेट्रा, हमारे पास नया ऑयल गैस निकल आए, हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे, एनर्जी सोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम और एग्रीगेट सप्लाई कर्व लॉन्ग रन वाला बाहर शिफ्ट होगा, पोटेंशियल ग्रोथ आएगी। फर्टिलाइजर्स, हाइब्रिड सीड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करने से भी फार्मर्स की एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी फार्मिंग की, पोटेंशियल ग्रोथ, ज़्यादा फसलें पैदा होंगी, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, उसी ज़मीन में से 40-45 मन की जगह आप 50-60 मन वीट वगैरह निकाल सकेंगे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ लेबर, इससे वर्कर्स की स्किल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बेसिकली ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल कैपिटल है रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स वगैरह, जबकि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इस तरह की चीज़ें। तो इससे वर्कर्स स्किल्ड हो जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स को अच्छी तरह हैंडल करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन वाली भी शिफ्ट होगी, और पीपीसी भी इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में इन्वेस्ट किया, तो उसके रिजल्ट में कितना इन्वेस्ट किया कि डेप्रिसिएशन से ज़्यादा आपने पैसा लगाया, रोड्स की डेप्रिसिएशन जितनी होती है उससे ज़्यादा आपने उसमें पैसा लगा के नई रोड्स भी बनाई, इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड क्विकर मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड फिनिश प्रोडक्ट्स, दोनों पीपीसी और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बाहर शिफ्ट होंगे। सेम विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, या इमिग्रेशन के थ्रू आपकी लेबर फोर्स में इजाफा हो जाए। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों इस सारे कॉन्सेप्ट में? एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ का फर्क सबको पता है, इवन जो बाद में आए थे क्लास में उनको भी टोटली क्लियर है, ये बड़ा कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन टॉपिक, और उसको टॉपिक को मैंने क्वेश्चन के हवाले किया है, के हवाले से ही किया है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जब एक कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, चाहे एक्चुअल हो या पोटेंशियल, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज, अच्छे या बुरे इफेक्ट्स इकोनॉमी पे आते हैं। जब ये A2 में था तो इस पे 25 मार्क का क्वेश्चन आता था या 12 का। अब मैंने 12 और 20 क्यों लिखा है कि अब A2 में 20 मार्क का क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, लेकिन जस्ट इन केस आए तो आप हैंडल कर सकें, और A1 में अब ये 12 मार्क का आएगा। डिस्कस इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर एन इकोनॉमी। अब आगे हमने पेपर्स ही करने हैं, तो जस्ट रिमेंबर इसकी मार्क स्कीम 12 वाले की, 8 वाले से स्टार्ट करते हैं। 8 वाले की मार्क स्कीम कौन बच्चा मुझे बताएगा? नॉलेज, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, कितने मार्क्स हैं 8 में से? Nobody knows the mark scheme of 8 mark questions? We've done hundreds of questions, so this is not acceptable. शाबाश बताइए कोई। शाबाश, 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 आगे बोले। एनालिसिस के कितने हैं? नो, 3 ही एनालिसिस के हैं और 2 इवैल्यूएशन के आ गए हैं आपके 8 मार्क्स में से। जब तक आपको रोड मैप नहीं पता होगा ना, आप सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे, फुल मार्क्स नहीं लोगे। 3 फॉर नॉलेज, 3 फॉर एनालिसिस, एनालिसिस सिंपली मींस हाउ एन इकोनॉमिक फिनोमेना हैपेंस, और 2 फॉर इवैल्यूएशन, वो एक ऐसी स्टेटमेंट देगा जिसमें आपको 2 मार्क्स के लिए इवैल्यूएटिव कमेंट देने का मौका मिलेगा, फाइनल जजमेंट देने का मौका मिलेगा। क्लियर ऑन दिस जी? अब इसी तरह हमना के अलावा कोई बताए 12 मार्क के क्वेश्चन की मार्क्स की, इसमें नॉलेज एनालिसिस के कितने हैं, इवैल्यूएशन के कितने हैं? शाबाश, नॉलेज के 2 हैं, एनालिसिस के 6, मिल मिला के 8 हो गए। फिर जी, एनालिसिस मींस बोथ साइड ऑफ द स्टोरी आपने डिस्कस करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन किया, नॉलेज के मार्क्स आए, फॉर्मूला दिया, फिर क्यों बेनिफिशियल है इकोनॉमिक लिए, क्यों हार्मफुल है, 4 मार्क्स आपके 8 आ गए। फिर कंक्लूजन 1 मार्क का है, लेकिन उससे पहले 3 आपको मार्क्स लेने इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट के, कि क्या हमेशा अच्छी होती है, उसने क्या ऑलवेज बेनिफिशियल है कि नहीं, उस पर कमेंट करके आपने 3 मार्क्स लेने। समझ आ गया बच्चों? मार्क्स स्कीम टोटली क्लियर? मैं एक बार फिर किसी बच्चे से पूछता हूँ मार्क्स स्कीम। लेट्स से ईशा इमरान, बेटे 8 मार्क
में कितने मार्क्स नॉलेज एनालिसिस और इवैल्यूएशन के हैं? 8 मार्क्स क्वेश्चन में बेटे। हम्म। परफेक्ट। 12 मार्क्स के लिए जायान हमीद, आप मुझे बता दें कैसे मार्क्स स्कीम है? शाबाश जयान। 12 में से अभी स्टूडेंट आपसे पूछ रहा हूँ जी। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के कितने हैं? शाबाश। और 4 इवैल्यूएशन जिसमें से एक कंक्लूजन का होगा। वेल डन। लेट्स सी नाउ, लेट्स स्टार्ट विद हाउ वी आंसर दिस क्वेश्चन। ये पूरा बेसिकली जो नोट्स हैं सारे हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे। इकोनॉमिक ग्रोथ इज राइज इन रियल जीडीपी ओवर टाइम। इट इज मेजर्ड बाय द फॉर्मूला रियल जीडीपी 2 यानी करंट ईयर का जीडीपी माइनस रियल जीडीपी 1 प्रीवियस ईयर का डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी 1 प्रीवियस ईयर का इनटू 100। सिर्फ परसेंटेज चेंज है। अब थोड़ा सा हमने बता दिया इकोनॉमिक ग्रोथ में भी एक्चुअल व्हेन प्रीवियसली अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड and there's a movement from inside PPC towards PPC. It is linked with rise in aggregate demand for a country, whereas potential economic growth is when quantity and quality, yeah, one of those of resources increases, land labor capital enterprise की quantity या quality बेहतर हो जाए, there is a shift of PPC outward, it's linked with outward shift of long run aggregate supply. अब क्यों बेनिफिशियल है? पहला ही पॉइंट आपको 2 से 3 सॉलिड मार्क्स दे सकता है, ये पहला पॉइंट है। असल में जब ये A2 में था तो इसके 4 मार्क्स होते थे। अभी भी कोई ऑड नहीं है कि इसमें 4 मिल जाएं, लेकिन लेट्स थिंक कि इसके 3 मिल रहे हैं और हमें एक पॉइंट और ऐड करना है, और ऐड आपने सारे पॉइंट्स करने हैं। मैं देख रहा हूँ जितना बीफ्ड अप आंसर है, जितने पॉइंट्स बच्चे लिखे जा रहे हैं, एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, उतना स्कोर ज्यादा मिल रहा है। सो व्हाई बेनिफिशियल जी? देयर विल बी फिस्कल डिविडेंड। व्हाट इज फिस्कल डिविडेंड? That government will receive more tax revenue from both direct and indirect taxes. जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है। डायरेक्ट टैक्सेस से क्यों? ड्यू टू मोर इनकम्स एंड प्रॉफिट्स एंड मोर कंज्यूमर स्पेंडिंग। इनडायरेक्ट टैक्सेस से बिकॉज ऑफ मोर कंज्यूमर स्पेंडिंग। सो हमें फिस्कल डिविडेंड क्या मिल रहा है? गवर्नमेंट को ग्रोथ के पीरियड में लोगों की जॉब्स लगी हुई हैं, फर्म्स का प्रॉफिट बढ़ रहा है। डायरेक्ट टैक्सेस भी यानी कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स ज्यादा रेवेन्यू मिला, और लोगों ने स्पेंडिंग ज्यादा की, कंज्यूमर स्पेंडिंग से इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेवेन्यू ज्यादा मिला। While their spending on unemployment benefits and income support schemes will be lower, unemployment कम है, poverty कम है, तो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट का बजट सरप्लस हो जाएगा। अब ये बचे सरप्लस बजट को ही फिस्कल डिविडेंड समझते हैं, नहीं, उसका इस्तेमाल इज फिस्कल डिविडेंड। Government can spend this extra amount on education and health. This will increase workforce skills and productivity, reduce absenteeism, further GDP बढ़ेगा, long run aggregate supply बढ़ेगा, potential growth आएगी। They can spend more on infrastructure, which will reduce distribution cost. अच्छी roads बना दी, motorways, highways, airports, ports, triports, efficiency बढ़ी, distribution cost कम हुई, further economic growth आई। ये आपका 8 लाइंस का पूरे 4 मार्क्स का A2 में आंसर होता था। अब आप लोग इसको समझ लें कि आपको 3 तो कम से कम मिलेंगे। सबको फिस्कल डिविडेंड टोटली क्लियर है? टैक्स रेवेन्यू ज्यादा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, बेनिफिट्स कम देने, बजट उनका सरप्लस हुआ, उस सरप्लस बजट को एजुकेशन पे लगाएं, हेल्थ केयर पे लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं, ग्रोथ हासिल करें। एवरीवन टोटली क्लियर ऑन दिस? अब नेक्स्ट जी, if actual growth is greater than potential growth, unemployment will fall, incomes and living standards will rise. जब movement from inside PPC towards PPC तेज हो कंपेयर टू शिफ्ट ऑफ पीपीसी, तब अनएम्प्लॉयमेंट गिरती है। वरना अगर खाली पीपीसी बाहर शिफ्ट हो तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि अभी टाइम लगेगा फर्म्स को, वर्कर्स को ट्रेन करके अपनी नए पीपीसी तक पहुंचने में। तो आपने क्या लिखना है? एक्चुअल ग्रोथ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस एंड इनकम्स एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स विल राइज। अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इफ कंडीशन वाला। इफ सम ऑफ द इंक्रीज्ड आउटपुट इज एक्सपोर्टेड and local citizens also prefer local goods, balance of payment current account will improve. समझ आ गया? इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, अमूमन इससे इनकम्स बढ़ती है और इंपोर्ट ज्यादा होती हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट में जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आउटपुट एक्सपोर्ट हो गई और साथ में लोकल लोगों ने भी
ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वजह से लोकल गुड्स को ही प्रेफर किया, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। हसन असलम, ये क्या तरीका है बेटे? एवरी क्लास आइदर यू ज्वाइन अराउंड हाफ वे और मिड वे, ये क्या हो रहा है बेटे? इस तरह तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगी मेरा बेटा। लेट्स मूव ऑन जी। कंट्री की सॉवरेंटी बढ़ेगी, कंट्री विल प्रॉस्पर। सॉवरेंटी क्या है? अपने डिसीजन खुद करना इंडिपेंडेंटली। अब जैसे हमारे इस वक्त सॉवरेंटी नहीं है, हमें आईएमएफ की बातें माननी पड़ रही हैं। वी आर अनएबल टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ फ्यूल या टैक्सेस। आवाम मर रही है लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी, अपनी सॉवरेंटी नहीं थी। समझ आ गया बेटे? ये 5-6 पॉइंट्स हैं। फिस्कल डिविडेंड, एक्चुअल ग्रोथ पोटेंशियल ग्रोथ से ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट कम। साथ में अगर इंक्रीज्ड आउटपुट एक्सपोर्ट हो गई और लोकल लोगों ने लोकल गुड्स को प्रेफर किया, तो उसके रिजल्ट में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट सरप्लस में जा सकता है। कंट्री की अपनी सॉवरेंटी बढ़ेगी। सॉवरेंटी बढ़ने से उनका जो है डिसीजन मेकिंग खुद कर सकेंगे, बिकॉज ऑफ देर। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है मुझे ज्वाइन करवाएं, लेकिन वो है नहीं। अच्छा जी, ज्वाइन अगेन। ये हो गया जी हमारा वाई इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेनिफिशियल। तो अब तक हम नॉलेज के और एनालिसिस के 4 मार्क्स ले चुके हैं। अब हम जा रहे हैं जी, बल्कि 6 हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन चले हम 4 ही बोलते हैं ताकि अगले नेगेटिव साइड को भी हम प्रॉपरली फोकस कर सकें। इस बच्चे का मुझे क्यों नहीं आता नोटिफिकेशन? यस, नाउ इट्स देयर। राइट जी। उसके बाद आ गया वाई इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट बेनिफिशियल, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको हम देखते हैं। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन में रिजल्ट इन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज सच एज पोल्यूशन, कंजेस्शन, नॉइज, वाटर क्वालिटी खराब हो रही है, एनवायरनमेंट खराब हो रही है। दिस में एक्चुअली रिड्यूस द लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ अच्छी नहीं है, इनकम्स तो बढ़ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो उसके रिजल्ट में पोल्यूशन, कंजेस्शन वगैरह भी होंगी। एक्सटर्नल कॉस्ट का मार्केट फेलियर हो रहा है। Secondly, जी, non-renewable resources such as oil, gas may be depleted by careless use and future generations comparative advantage will fall. हमारा ऑयल गैस जो कि नॉन रिन्यूएबल है, उसको हमने इस्तेमाल कर दिया, पाकिस्तान की गैस अब खत्म होने के करीब है, तो हम अपने रिसोर्सेज को डिप्लीट कर बैठते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने के चक्कर में, और फ्यूचर जनरेशन के लिए कम रिसोर्सेज बच जाते हैं, उनका कंपैरेटिव एडवांटेज कम हो जाता है। इसी तरह increased incomes may be spent on importing luxury consumer goods, which may turn current account of balance of payment into a deficit. Imports luxury items होती हैं, incomes बढ़ी, उनकी डिमांड इनकम इलास्टिक होती है, तो लोग बहुत इंपोर्ट करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। समटाइम्स इकोनॉमिक ग्रोथ आती है लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनफेयर होती है। सो इफ ग्रोथ रिजल्ट्स इन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अमीरों के पास पैसा आ गया, गरीबों के पास नहीं, only few may experience improved living standard and majority may not be better off. फिर इसी तरह जी, if economic growth was due to multinational companies setting up in our country, in long run economic growth will fall as they will send their profits back home and may leave, and after leaving they will cause massive unemployment. Last point G, during actual economic growth, aggregate demand rises, and if aggregate supply cannot increase, economy will experience demand pull inflation. पॉइंट्स वही सारे पुराने हैं, लेकिन बस हमने इकट्ठा कर दिया इकोनॉमिक ग्रोथ के रेफरेंस में। किसी बच्चे को जी मेरा बेटा? एब्सोल्युटली, क्योंकि वो उसी में रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट्स के सेक्शन में, प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स में। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, शाबाश। एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, कि भाई डीमेरिट गुड्स बनाने लगे थे हम लोग, जीडीपी तो बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ तो आएगी, लेकिन लोगों की वेलफेयर नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल लिख सकते हो। अब जी वैल्यूएशन इसकी, कि क्या ये अच्छी चीज़ है या बुरी, ये डिपेंड करता है हाउ यू लुक एट इट। एक गरीब आदमी को कहा जाए जी कि आपकी तनख्वाह हम बढ़ा देते हैं, आपको बेहतर इनकम देते हैं, तो वो कहेगा बहुत अच्छी चीज़ है इकोनॉमिक ग्रोथ। अमीर आदमी को कहोगे, वो कहेगा नहीं यार, मुझे सेहत चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे साफ इन्वायरमेंट चाहिए। तो यही कंट्रीज भी सोचते हैं। Whether economic growth is always beneficial will depend on relevant costs and benefits involved and how much value people attach to them. Developed countries may consider economic growth harmful if it is causing pollution and sustainability problems. Sustainability means future के लिए भी resources available हों,
whereas developing countries may attach higher value to monetary growth and income. उनको अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, गुर्बत दूर करनी है, तो वो कहेंगे यस जी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद मेरा बेटा आखिरी गवर्नमेंट कंक्लूजन हम दे रहे हैं, गवर्नमेंट के पास क्या हल है? दे मे एम फॉर कॉन्स्ट्रेन्ड ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ हासिल करो लेकिन while keeping other factors in mind, that is growth is achieved keeping sustainability, levels of environmental hazards to low level, and income distribution more even in mind. Hence it is subjective, यानी हर बंदे का अपना व्यू है, whether economic growth is always considered beneficial. किसी को कंक्लूजन में, इवैल्यूएशन में कोई मसला? अब मैं इसके सीधा सीधा पॉइंट्स बता देता हूँ। डिस्कस इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज बेनिफिशियल, डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ, गिव इट्स फॉर्मूला, टेल दैट देयर इज एक्चुअल ग्रोथ, जो कि पीपीसी के पॉइंट से अंदर से हम पीपीसी की तरफ आते हैं। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की वजह से आती है। पोटेंशियल ग्रोथ होती है जी पूरा पीपीसी शिफ्ट हो जाए, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बाहर शिफ्ट हो, प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ जाए। ये नॉलेज हो गई। फिर एनालिसिस के मार्क्स के लिए हमने फायदे बताए। फिस्कल डिविडेंड, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है गवर्नमेंट के पास इकोनॉमिक ग्रोथ में, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की वजह से बेनिफिट कम देने पड़ रहे हैं, तो बजट सरप्लस हुआ। उस बजट को एजुकेशन ट्रेनिंग पे लगाया, उससे वर्कर्स की स्किल्स प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कॉस्ट कम हुई, फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ आई। साथ में उसको लगाया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड्स, एयरपोर्ट्स नेटवर्क वगैरह बनाया, उससे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हुई, फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ आई। फिर हमने कहा जी अगर कुछ आउटपुट एक्सपोर्ट हो गई जो एक्स्ट्रा बन रही है और लोकल लोग भी लोकल गुड्स खरीद रहे हैं, तो करंट अकाउंट सरप्लस में चला जाएगा, कंट्री की सॉवरेंटी बढ़ जाएगी, किसी और से डिसीजन मेकिंग के ऊपर मशवरा नहीं करना पड़ेगा। नुकसान क्या है जी? पोल्यूशन बहुत हो जाएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सब कुछ होगा। इसके अलावा जी ज़्यादा जब इनकम्स बढ़ती हैं, इंपोर्ट करते हैं लोग, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है। ग्रोथ कभी कभी अनइवन भी होती है, चंद ग्रुप्स अमीर जो है मजीद अमीर हो जाते हैं, गरीब वैसे के वैसे रहते हैं, तो मेजोरिटी इज नॉट बेटर ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ सच ग्रोथ। मल्टीनेशनल कंपनीज के आने की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ आती है वो टेम्पररी है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट वापस बेचते हैं हर साल, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, और साथ में वो अक्सर अचानक छोड़ के चले जाते हैं, तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट करके जाते हैं। एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है ड्यूरिंग एक्चुअल ग्रोथ, उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकती है। इवैल्यूएशन में हमने क्या कहा? क्या ये हमेशा अच्छी है? डिपेंड करता है रेलिवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स के ऊपर और कंट्री के लोग उस पर कितनी वैल्यू डाल रहे हैं। डेवलप कंट्रीज कहेंगे जी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो करो, इससे हमारी सस्टेनेबिलिटी खराब हो रही है, एनवायरनमेंट खराब हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। पुअर कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज कहेंगे नहीं जी अच्छी चीज़ है, इससे इनकम्स बनती हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, गुर्बत दूर होती है। सो गवर्नमेंट के पास क्या हल है? ग्रोथ हासिल करें विद कंस्ट्रेंट्स, विद सम बैरियर्स, ऐसे अचीव करें ग्रोथ कि फ्यूचर की सस्टेनेबिलिटी भी खराब ना हो। रिसाइकल करें, लेवल ऑफ एनवायरमेंटल हैजर्ड्स को कम से कम रखें, एनवायरनमेंट को कम से कम खराब होने दें, ग्रीनर मैन्युफैक्चरिंग करें, और साथ में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा के इस तरह की पॉलिसीज करके ज़्यादा फेयर रखें। हेंस इट इज सब्जेक्टिव वेदर ग्रोथ इज ऑलवेज कंसिडर्ड बेनिफिशियल। बच्चों 100% क्लियर? दिस इज द एंड ऑफ आवर सिलेबस। एनी क्वेश्चंस? जी मेरे बेटा। जी जी जी, बिल्कुल हो सकता है बेटे। अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो पीपीसी का शिफ्ट थोड़ा होगा और मूवमेंट टुवर्ड्स पीपीसी ज़्यादा होगी। गॉट इट? ओके जी। अब हम कर रहे हैं मेरा बेटा सेक्शन ए के लिए कुछ कॉमन प्रैक्टिस। मेक श्योर अगर आप लिख नहीं रहे तो कम से कम इस डॉक्यूमेंट की स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे कुछ कॉमन क्वेश्चन जो पीपीसी में बार बार आते हैं और उसको बच्चे गलत कर बैठते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हम मेहनत कर लें यहाँ पे। अब मेरा बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉमन क्वेश्चन में सबसे पहले पॉसिबल रीजंस फॉर रीजंस फॉर प्राइस फॉल या प्राइस। अक्सर वो आपको डेटा में क्या देता है जी?
identify या explain possible reasons why price of dairy products may increase, why price of um, what's it called, आपका जो है लेट्स से राइस कह दे उसकी प्राइस क्यों बढ़ेगी, एनीथिंग लाइक दैट। तो फैक्टर्स यूनिवर्सल हैं, प्रोडक्ट्स जो मर्जी हों, डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स वही हैं। तो लेट्स क्विकली सी इसका क्या मतलब है। आप लोग मुझे बताएं जी, राइस की प्राइस राइज क्यों होगी, कोई दो डिमांड फैक्टर्स मुझे बता दें। वो तो उसके रिजल्ट में होगा ना जब डिमांड बढ़ेगी, लेकिन डिमांड बढ़ने वाले को दो फैक्टर्स बताएं, ईडी पैम्स के फैक्टर्स बेटे। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा राइस है तो इसको हम वो कर लेते हैं, राइस में लिख दिया, हाँ। राइस की जो है, चलें मान लेते हैं, श्योर, लेकिन वो ज़्यादा यहाँ पे सूट नहीं करेगा। लेट्स से इनकम्स, इफ पीपल्स इनकम राइज, राइस इज अ नॉर्मल गुड, इट्स डिमांड विल राइज विच विल क्रिएट शॉर्टेज एंड प्राइस ऑफ राइस विल राइज। इसी तरह कुछ और बताइए। हाँ, राइस का सब्स्टिट्यूट वीट मेज वगैरह अगर वो महंगे हुए हैं किसी वजह से, तो राइस का डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, जिससे शॉर्टेज पैदा होगी और राइस की प्राइस बढ़ेगी। सबको समझ आ रहा है? इनकम्स राइज हुई हैं, लोगों ने ज्यादा राइस खरीदा, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ी, ज्यादा राइस खरीदा, ये वाले फैक्टर्स हैं, सिंपल। अब बॉयज की आवाजें बिल्कुल नहीं आ रही, मुझे बताएं सप्लाई फैक्टर्स की वजह से, सप्लाई जब कम होती है तो प्राइस बढ़ती है, कोई दो सप्लाई फैक्टर्स बताएं जिसकी वजह से राइस की प्राइसेस प्राइसेस बढ़े। नेचुरल डिजास्टर आया जिससे राइस की सप्लाई कम हुई, शॉर्टेज हुई, प्राइस बढ़ी, शॉर्टेज लाजमी बताना है, ठीक है, और बताएं जी। सब्सिडीज से तो प्राइस गिरेगी। इन कॉर्पोरेशन टैक्स डिमांड का फैक्टर है बेटे, हमने सप्लाई का फैक्टर्स आपको, indirect taxes imposed, subsidies removed, supply reduces, shortage and price rises। ठीक हो गया? हाँ जी, और बताएं, रॉ मटेरियल महंगे हो जाएं, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ईडी पैम्स और बिल्कुल ठीक है। अब हम करते हैं जी डेयरी प्रोडक्ट्स की प्राइस फॉल, वन डिमांड फैक्टर वन सप्लाई फैक्टर, सेम फैक्टर चलेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स की प्राइस क्यों गिरेगी, या डिमांड गिर जाए या सप्लाई बढ़ जाए, एक डिमांड बढ़ने वाला गिरने वाला फैक्टर बताएं। डिक्रीज इन इनकम बिल्कुल ठीक है, डिक्रीज इन इनकम्स बिल्कुल ठीक है, पीपल विल बी अफोर्ड एबल टू अफोर्ड लेस डेयरी प्रोडक्ट्स, देयर डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, देयर विल बी अ सरप्लस व्हिच विल रिड्यूस द प्राइस, ठीक है। अब एक और बताएं जी, सप्लाई साइड रीजन, क्यों डेयरी प्रोडक्ट्स की प्राइस फॉल करेगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हुए या गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी हैं, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट राइट। सप्लाई का नहीं है, सब्स्टिट्यूट डिमांड के हिसाब से, ठीक है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट। अच्छा, wage rate has reduced in dairy industry. As a result, supply will increase, surplus will be there, and price will fall. ये दो मार्क का क्वेश्चन आपको अक्सर आ जाता है। क्लियर मेरा बेटा? सॉरी। अच्छा, अब किसी और बच्चे ने कुछ, सॉरी, हुज दैट? वसीम रान, आप क्या कर रहे हो मेरा बेटा? अच्छा जी, इसको रिमूव कर दिया हमने, और ये मेरी सारी इसने सेटिंग भी खराब करवा दी। चलें, लेट्स मूव ऑन। ये हो गया जी पॉसिबल रीजंस फॉर प्राइस राइज एंड फॉल।
मैं आपको एक दो और बता देता हूँ। एक्सप्लेन वाई गोल्ड प्राइसेस फेल इन 2012। अब आप सोचेंगे हमें तो पता ही नहीं गोल्ड की प्राइसेस क्यों गिरी। सिंपली डिमांड फॉर गोल्ड माइट हैव फॉलन, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन फैशन एंड टेस्ट, पीपल माइट बी यूजिंग गोल्ड सब्स्टिट्यूट्स फॉर ज्वेलरी मेकिंग पर्पसेस। वसी मैंने आपको इसलिए रिमूव किया था कि आप कोई और बातें कर रहे थे, माइक भी आपका खुला हुआ था, यू वर टॉकिंग टू सम फ्रेंड ऑफ योर्स, इस तरह तो बेटा कोई फायदा नहीं होगा क्लास लेने का। उसके बाद जी गोल्ड की प्राइस क्यों गिरी, सप्लाई की बात करते हैं। ठीक है जी, गोल्ड प्रोडक्शन में हैव इंक्रीज्ड इन सम कंट्रीज व्हिच may have increased the supply, causing an increase in supply and surplus occurred which will reduce the price of gold। समझ आ गया मेरा बेटा, दुनिया की हर प्रोडक्ट के यही सेम फैक्टर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। मसलन वो यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन पूछता है, डिमांड फॉर holidays, let's say to England rises, उसकी रीजंस बताएं। कोई बच्चा बता सकता है इंग्लैंड में incomes of people rise, hence they take more holidays to England, holidays are a luxury, their demand is income elastic, demand curve will supply will shift to the right, shortage will occur and price will rise। पूरा एक्सप्लेन करना है। इसी तरह करके सप्लाई कम हो जाए इंग्लैंड हॉलीडेज की, तब भी ऐसे ही कोई टैक्स वगैरह लग गया था उस पर ट्रैवल करने पे, और इसलिए सप्लाई ज्यादा हुई, कम हुई और प्राइसेस इंग्लैंड हॉलीडेज की बढ़ गई। अब समझ आ गया। यस, एक्सचेंज रेट तो दी बेस्ट है बेटे, मैंने इसलिए नहीं कहा कि बच्चे इस वक्त ईडी पैम्स पे सोच रहे थे। यस, इंग्लैंड का एक्सचेंज रेट क्या हो कि हमारी इंग्लैंड हॉलीडेज की डिमांड बढ़ जाए, depreciate। If UK pound depreciates, more and more people will, move, ठीक है, एंड गो टू इंग्लैंड फॉर हॉलीडेज, डिमांड विल राइज, शॉर्टेज विल अकर, प्राइस विल राइज। जी मेरे बच्चों, पहला वाला पॉसिबल रीजंस फॉर प्राइस फॉल एंड राइज, अगर कोई क्वेश्चन आए प्लीज डू नॉट बी अफ्रेड, इट्स सिंपल इकोनॉमिक्स, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और पूछूं, अब समझ आ गया। अच्छा जी, अब आपको वो अक्सर जो कॉमन ग्राफ्स देता है माइक्रो में, तीन कॉमन ग्राफ्स आपको देता है, चार। नंबर वन, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने का। नंबर टू, सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है। नंबर थ्री, मिनिमम प्राइस। नंबर फोर, मैक्सिमम प्राइस। अच्छा जी, पहले तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर वो कहता है कि चाइना imposed indirect taxes on imports from US, draw a demand and supply diagram to show the effect of these taxes on uh, you know demand for US imports। क्वेश्चन समझ आ गया? एब्सोल्युटली, मैं छोटा सा बना देता हूं यहाँ पे। आप मेरा बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है स्केल ज़्यादा यूज़ करने की, इसको ब्यूटीफाई करने की। करेक्ट। हाँ तो किसी ने नहीं कहा कि डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, बच्ची ने बोला था सप्लाई कर्व। ये प्राइस इन क्वांटिटी थी। जब चाइना ने यूएस प्रोडक्ट्स के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, एज अ रिजल्ट यूएस प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हुई और क्वांटिटी ऑफ यूएस प्रोडक्ट्स फेल फ्रॉम क्यू टू क्यू वन। अगर इसी क्वेश्चन पूछता हाउ मच चाइनीज गुड्स डिमांड विल इंक्रीज, तो आप बताइएगा फ्रॉम क्यू टू क्यू वन, क्योंकि उतनी ही चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड, अमेरिकन प्रोडक्ट्स की डिमांड गिरी थी। समझ आ गया बेटे? इनडायरेक्ट टैक्सेस, किसी किस्म का क्वेश्चन आए फिजी ड्रिंक से लेके फुटबॉल्स तक, आपने लेफ्ट पे शिफ्ट कर देना है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का है मेरा बेटा। चाइना की कॉन्ट्रैक्शन आ रही है बिकॉज वो यूएस की प्रोडक्ट्स अब कम खरीदेगा, उसने टैक्स लगाया ना, टैरिफ लगाया है। लेकिन
चाइनीज की अपनी प्रोडक्ट्स, अब क्यू से Q1 जो यूएस कम आ रही थी, उतनी चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। गॉट जी? एनी कंफ्यूजन हियर? मुझे लगता है थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों को। अच्छा जी, अब सब्सिडीज का सबको पता है क्या करना है? सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होगा। बना के दिखा दूं या सबको क्लियर है? ओके। मसलन मसलन वो कहता है कि जिम्बाब्वे ने या जैम्बिया ने अपने फार्मर्स को सब्सिडीज दी हैं। ड्रॉ ए डिमांड एंड सप्लाई कर्व एंड एक्सप्लेन हाउ वुड इट हेल्प द फार्मर्स। तो आप क्या कहेंगे जी? सप्लाई कर्व से राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, सप्लाई कर्व, और उसके रिजल्ट में प्राइसेस कम हुई, क्वांटिटी सोल्ड ज्यादा हुई, hence farmers incomes may rise depending on PED. If demand was elastic, income would rise more. समझ आ गया मेरा बेटा? डबल शिफ्ट वाला आपको सेक्शन ए में नहीं पूछेगा बेटे, वो सेक्शन बी के लिए हम ऑफ कोर्स क्वेश्चन आएंगे तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। P4 तो इस वक्त हम नहीं डिस्कस कर लेना। ठीक है। अच्छा जी, लेट्स नाउ मूव ऑन। सब्सिडीज हो गया। अब यहाँ पे जो मुश्किल ग्राफ है, जो बच्चे बहुत गलत करते हैं, मसलन वो कहता है सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने, बताएं प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स को बराबर बेनिफिट होगा या खाली प्रोड्यूसर्स का रेवेन्यू पूछता है कितना बढ़ेगा। उसमें आपने ये वाला ग्राफ बनाना है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं। उसमें आपने प्राइस, क्वांटिटी, मतलब वो क्या कह रहे हैं, सब्सिडी बेनिफिट्स टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है। तो आपने जनाब अली लगाया सप्लाई कर्व S0, डिमांड कर्व D0, इक्विलिब्रियम बनाया E0 पे, प्राइस बनाई और क्वांटिटी बनाई। एज अ रिजल्ट जब सब्सिडी दी जाएगी, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा S1 पे, इक्विलिब्रियम नीचे E1 पे, प्राइस फॉल होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी। अब वो पूछ रहे हैं कितना बेनिफिट प्रोड्यूसर्स को गया, कितना बेनिफिट कंज्यूमर्स को। तो आपने नई क्वांटिटी पे E1 वाली पे एक वर्टिकल डिस्टेंस, लेट्स से E1 टू A, ये पर यूनिट सब्सिडी है। और जब अब प्राइस बनाएंगे, प्रोड्यूसर्स को अब P2 प्राइस मिल रही है, कंज्यूमर्स को P1। ऊपर वाला ये जो हाफ है, इसको मैं B कर देता हूं। ये सारा बेनिफिट किसको आ रहा है? प्रोड्यूसर्स बेनिफिट। और नीचे वाला कंज्यूमर्स को। अब ग्राफ डिफरेंट हो गया। समझ आ गया मेरा बेटा? जी जी। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पूछ रहे हो? बर्डन नहीं, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का। पूरी सब्सिडी P2A, P1E1। ठीक है। और आप कमेंट दोगे, इफ डिमांड वाज इलास्टिक, ग्रेटर विल बी द बेनिफिट टू प्रोड्यूसर्स, एंड इफ डिमांड वाज इनइलास्टिक, ग्रेटर विल बी द बेनिफिट टू कंज्यूमर्स। आप आज रात को के लिए ग्राफ बना के खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम चीज वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का कहता है कि कितना किसको बर्डन गया, तो उसमें भी हमने रिलेटिव बर्डन्स दिखाने हैं। सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम, प्राइस, क्वांटिटी। अब जी सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा इनडायरेक्ट टैक्स से, इक्विलिब्रियम ऊपर आ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी और क्वांटिटी कम। नई क्वांटिटी Q1 पे जाएं, ए से लेके E1 पर यूनिट टैक्स है, इसको प्राइस लाइन तक ले आए तो प्रोड्यूसर्स को प्राइस मिल रही है P2। ठीक है। अब कितना कितना बर्डन है, जितनी प्राइस बड़ी थी वो कंज्यूमर का बर्डन है, ये सारा इलाका P1 E1 POB, और नीचे वाला प्रोड्यूसर्स का बर्डन है POB P2A। तो उसमें आपने ये बर्डन्स दिखाने होंगे। बच्चों समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन? जी। यस यस, सही बोल रही हैं। P1 E1 P2A, बिल्कुल सही है, शाबाश।
टैक्स वही है ना बेटे, जो गवर्नमेंट ले रही है, वही टोटल टैक्स है। P1, E1, P2A। कंज्यूमर्स ने ऊपर वाला हिस्सा दिया, प्रोड्यूसर्स ने नीचे वाला। इसमें भी बोलेंगे इफ डिमांड वाज इनइलास्टिक, greater will be the burden on consumer, and if it was elastic, greater will be the burden on producers। जी बेटे, अब क्या पूछ रहे हैं? तो यही तो बर्डन है बेटे, पहले प्राइस P0 तक दे रहे थे ना, अब P1 तक देनी पड़ रही है, तो वो पूरा रेक्टेंगल ऊपर वाला कंज्यूमर के खाते पड़ गया टैक्स का, नीचे वाला प्रोड्यूसर्स के खाते पड़ गया। अब समझ आ गया बच्चों सबको? वही चंद बच्चे सीखना चाह रहे हैं। आई एम श्योर देर आर मेनी हु आर नॉट अंडरस्टूड दीज ग्राफ्स, बट दे आर नॉट आस्किंग, दे आर बीइंग वेरी वेरी अनफेयर टू देमसेल्व्स। यस बेटे, यस। जी बेटे, पूछिए। बर्डन नहीं होता बेटे, बेनिफिट प्रोड्यूसर्स को मिलेगा। सब्सिडी का तो बेनिफिट है ना, ज्यादा बेनिफिट प्रोड्यूसर्स को जाएगा। और अगर डिमांड कर्व इनइलास्टिक होगा, खुद ही बना के देखिएगा, ज्यादा कंज्यूमर बेनिफिट वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा नीचे वाला। यहाँ मैंने नॉर्मल बराबर आ रहा है, ठीक है ना? चले, नहीं पूछते बेटे, मैं क्या करता हूँ मिनिमम प्राइस का। जी 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 जी। अपने इलास्टिसिटी का तो कमेंट करना है, ग्राफ ये बनाने हैं बेसिक, दोनों में बराबर शेयर करके। इलास्टिसिटी का सिर्फ कमेंट होगा। मिनिमम प्राइस जी सबको पता है ये क्या होती है और कहाँ लगती है इफेक्टिव? मैंने पूछा है क्वेश्चन, दोनों बार पूछा है। वो कहे जी, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन fizzy drinks, draw a demand and supply diagram to show how much burden will be on consumers and how much will be on producers। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का वर्ड वो यूज करता है, बर्डन या इंसिडेंस का। जी जी जी। एक ही ग्राफ बना के 4 मार्क का टोटल होता है, 2 मार्क ग्राफ के और 1 मार्क उसकी एक्सप्लेनेशन का, 1 मार्क पीईडी के कमेंट का। या 8 में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो यस, विल हैव टू मेक 2 और 3 डायग्राम्स। 3 डायग्राम्स एक्चुअली, ठीक है। एक इलास्टिक डिमांड वाला। जी 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 बेटे। अ, बेटे, अब टैक्स का बर्डन कह रहे हो, बेनिफिट ज्यादा प्रोड्यूसर को जाएगा अगर सप्लाई इलास्टिक है, बर्डन ज्यादा कंज्यूमर को जाएगा अगर डिमांड इनइलास्टिक है। दोनों केसेस में जब इनइलास्टिक है तो कंज्यूमर पे ज्यादा असर है, अच्छा या बुरा? सॉरी, यस। हो रही है, देखो हो रही है, P0 से P1 पे आ रही है। आप ये पूछ रहे हो कि प्रोड्यूसर को बेनिफिट कैसे मिल रहा है? बेनिफिट, इसीलिए तो मैंने जुर्वा को रोका था कि बर्डन पूछ रहे हो या बेनिफिट पूछ रहे हो। सब्सिडी का बेनिफिट है, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन या इंसिडेंस है। यस। अब मिनिमम प्राइस सबको पता है कहां लगती है इफेक्टिव वाली? अबव इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई लगाया आपने, ये पहली प्राइस थी मार्केट की और ये क्वांटिटी थी। अब मिनिमम प्राइस इफेक्टिव होगी अबव इक्विलिब्रियम। अब सप्लाई डिमांड थोड़ी हो जाएगी Q1, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी Q2, उसके रिजल्ट में सरप्लस होगा। वो कहे कि मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ने लगाई है, प्रोड्यूसर्स को कैसे सप्लाई ज्यादा करने का इंसेंटिव आएगा? तो आप कहेंगे हायर मिनिमम प्राइस above equilibrium will increase their profit motive, hence they will supply more, there will be an extension on supply curve due to rise in price। ठीक है, मैक्सिमम प्राइस नीचे लग जाएगी, सिंपल एज दैट। तो मैं तो अभी काफी कुछ करवाना चाह रहा था, लेकिन बिकॉज उन पे टाइम लग गया ग्राफ्स पे, मैं आपको 2 और कॉमन वाले करा के आज की क्लास खत्म कर रहा हूं। लेट्स सी जी, इसमें मैं आपको एक ग्राफ्स के थ्रू, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, एक्सचेंज रेट इंटरप्रिटेशन सिखाना चाह रहा हूं। इधर आ गया जी, वो कहता है जी
डॉलर इन युआन चाइनीज करेंसी, और इधर क्वांटिटी ऑफ युआन। ठीक है, 2012, 14, 16, 18, 20। अब वो कहता है जी 2468, और इधर लिख देता है युआन, सॉरी लिख दिया था, युआन पर डॉलर, युआन पर डॉलर यहाँ पे आपको वो लिख देता है। अब वो 2012 से लेके 16 तक यूं जाता है, और 16 से लेके 20 तक यूं आता है। Majority of the बच्चे will say between 12 and 16 yuan appreciated, and between 16 and 20 yuan depreciated। अब तो सही टर्म ही नहीं बोलेंगे, appreciate depreciate, रोज एंड फेल लिख के वैसे ही मार्क लूज कर जाएंगे। लेकिन असल में देखो, 12 में सिर्फ 2 युआन में $1 आ रहा था, 16 में 6 युआन में $1 आ रहा है। तो युआन यहां तक क्या हुआ है बच्चों? डेप्रीशिएट। ज्यादा युआन देने पड़ रहे हैं टू बाय $1। इसका ऊपर जाना कंफ्यूज ना करना, ज्यादा युआन देने पड़ रहे हैं पर डॉलर। 16 to 20 युआन क्या हो रहा है? एप्रिशिएट। थोड़े युआन देने पड़ रहे हैं, 16 में 6 देने पड़ रहे थे $1 के लिए, अब सिर्फ 2 युआन में $1 आ रहा है, तो युआन एप्रिशिएट कर गए। समझ आ गया? अक्सर इस ग्राफ को बच्चे गलत इंटरप्रेट करके अपने मार्क्स दो इजी वाले लूज कर जाते हैं। मसला कि दो, हाँ समझ आ गई है? अब बेटे बताओ, 2016 में कितने युआन देने पड़ रहे थे फॉर $1? जुर्वा जल्दी से, क्लास खत्म हो रही है। 6। और अब 20 में कितने देने पड़ रहे हैं? तो युआन अप्रिशिएट कर गया ना, थोड़े युआन में डॉलर आ रहे हैं। यस। अब इसी का बिल्कुल सिमिलर इन्फ्लेशन का ग्राफ, मैं बस ये आखिरी खत्म करके मेरी 8 की क्लास का टाइम हो चुका है। इधर वो कहेगा जी इन्फ्लेशन रेट परसेंटेज में, और इधर टाइम दे देगा, ईयर लेट्स से 10, 11, 12, 13। तो 10 to 12, और फिर उसके बाद 12 to 13। अक्सर बच्चे कहेंगे जी, और ये 246% इन्फ्लेशन किसने दे दी, अक्सर बच्चे कहेंगे जी बिटवीन 10 to 12 प्राइस लेवल रोज, एंड बिटवीन 12 to 13 प्राइस लेवल फेल। असल आंसर क्या है? रोज थ्रू आउट, मुसलसल रोज की है। बिटवीन 10 to 12 ज्यादा स्पीड पे, 11 to 13 थोड़ी स्पीड पे। जब तक ये जीरो से नीचे ना जाए डिफ्लेशन नहीं हुई। इसको हम डिसइंफ्लेशन बोलते हैं। महंगाई हो रही है लेकिन एट अ स्लोअर रेट। समझ आ गया मेरे बच्चों? ये कॉमन मिस्टेक्स मैंने कहा थोड़ी सी पहले ही हाईलाइट कर दूं। एनीवन हु हैजंट अंडरस्टूड इट प्लीज जल्दी से पूछ लो, आई हैव टू क्लोज द क्लास। हाईएस्ट रेट है 13 में, क्योंकि सारी महंगाइयां शामिल हो चुकी। यस दैट्स इट। सो लेट्स फिनिश इट नाउ जी। आपकी क्लास आज की खत्म। थैंक यू बच्चों, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। और मैं आपकी रिकॉर्डिंग सेव कर लूं ताकि